श्रीलंका अब दिवालिया हो चुका है, जिसके साइड इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने 1948 में मिली आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर संकट और सबसे बुरा दौर चल रहा है। यह आर्थिक संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप कुछ तथ्यों से लगाइए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 80% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 360 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 अरब का विदेशी कर्ज था, जो एक साल में बढ़कर अब $51 अरब पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के पास पैसों की इतनी भारी कमी हो चुकी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को अपने पास रखे गोल्ड रिजर्व में से आधा बेचना पड़ा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से 3.6 टन सोना बेचा जा चुका है। पाई के लिए मोहताज हो चुके श्रीलंका की यह हालत हैरान कर देने वाली भी है, क्योंकि 2 साल पहले तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले साल 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था। लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई और अब पाताल में धंस चुकी है। ये कैसे हुआ, इसे भी आपको समझाते हैं। वर्ष 2018 में जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब था, वो फरवरी 2022 में गिरकर $2.31 अरब रह गया। श्रीलंका सरकार ने मार्च 2020 में विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टे विदेशी आयात पर बैन लगाने की वजह से श्रीलंका में जरूरी सामानों की कमी हो गई। श्रीलंका अपनी बुनियादी खाद्य आपूर्ति जैसे चीनी, डेयरी उत्पाद, गेहूं और दवाओं की डिमांड को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार ने जब विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगाया तो रासायनिक खाद की कमी हो गई, जिसके बाद सरकार ने पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को अनिवार्य बना दिया। रातों रात रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की तरफ रुख करने से खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का कृषि उत्पादन आधा रह गया। अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो कीमतें बढ़ती हैं। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। विदेशी आयात पर प्रतिबंध और जैविक खेती की वजह से सामान की कमी हुई और कीमतें इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की नौबत आ गई। आज तक ब्यूरो। श्रीलंका में छिड़े सिविल वॉर में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि श्रीलंका में हिंसा की आग का जिम्मेदार कौन है और ये हिंसा कैसे थमेगी। श्रीलंका के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा से इस पर आज तक ने खास बातचीत की। What is the situation that you are seeing in Colombo, in the island country? I think it was a highly unwanted situation created by the Prime Minister who resigned yesterday. These protesters, these peaceful protesters have been protesting for almost 1 month without any violence. I think we all like the way they handle things. And unfortunately, last morning, President has invited some of his party supporters, MPs, ministers, and there were a fairly big crowd came to the Temple Ridge, that is the Prime Minister's office and the home, and they started talking about it. And unfortunately, it came to a stage where they were provoked by some of the ministers, even the Prime Minister, and that is where the incident started. Well, despite the pressure from the civil society, from the opposition, the president has not even hinted that he's going to resign. Now, after the violence that we've seen yesterday, now do you think there is some pressure has built up on the president to resign? And what would be the ultimate solution, Mr. Arjun Ranatunga, as far as the crisis, the turmoil we are seeing in the island?
I think we have to be very practical on this matter. The constitutionally, whether president can resign if he wants, but what will happen to the country? Who is going to take over? I don't think single one has a plan on this. I think it's all about if the opposition has a plan, he has come out with a plan and said this is the issue. And if the JVP wants to do that, announce that. But rather than talking about it in the parliament, not a single guy addressed the issues. So it is all about, at least till this settle down, I think if we can form a caretaking government and maybe a very small number of ministers, and try to sort out the problems, speak to all these donor institutions, maybe I'm sure that countries will help us if we show that we are unity, we are working together. I'm sure that start from India, I'm sure most of the friendly countries will help us.